स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन कुमार स्वामी। वेलकम आपका एक बार फिर से मेरे चैनल के ऊपर। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस क्लास के अंदर वो टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, यानी राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसमें बाल्कन रीजन वाला जो ना 5 मार्क्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें। इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ लास्ट के अंदर, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएं। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस बात को दिमाग में रखना है कि आपको पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि इसमें आपके सामने बहुत सारे ऐसे बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपके फाइनल एग्जाम में काम आएंगे और आपको अच्छे मार्क्स लेके देंगे। यानी कहने का सीधा सा मतलब है 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाल्कन रीजन वाला। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया कि अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। इस वाले के अंदर बाल्कन रीजन वाला एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है अपन पढ़ने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको ही बता देता हूं अभी कि जो बाल्कन रीजन है इसको पाउडर केक ऑफ यूरोप कहा जाता है। बाल्कन रीजन जो है उसको पाउडर केक ऑफ यूरोप कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव के आधार पर। तो चलिए अब अपन एक एक करके लाइन टू लाइन इसको पढ़ते हैं। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871। एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका, यानी 1871 के बाद जो सबसे ज्यादा नेशनलिस्ट टेंशन का जो सीधी सी बात है जो सबसे ज्यादा सोर्स था, सीरियस सोर्स, जहां पर बहुत ज्यादा क्या हो रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे और टेंशन इमर्ज हो रही थी, वो था तुम्हारा बाल्कन रीजन। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके बाद, 1871 के बाद। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि 1871 के बाद कौन सा वो यूरोप का पार्ट था जहां पर बहुत ज्यादा टेंशन इमर्ज हो रही थी, किस तरह की, नेशनलिस्ट टेंशन इमर्ज हो रही थी। ठीक है, तो वो कौन सा रीजन था, बाल्कन रीजन था। समझ में आया, बाल्कन रीजन, जिसको पाउडर केक ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। देखिए, और ये जो रीजन था, बाल्कन रीजन की बात कर रहे हैं अपन, ज्योग्राफिकल तरीके से देखा जाए और एथनिक रूप से देखा जाए तो बहुत ज्यादा क्या था, वेरिएशन था, जो अपन शुरू से ही पढ़ते हैं। अपन ने अल्पाइन रीजन में भी यही पढ़ा था कि वहां पर भी बहुत ज्यादा वेरिएशन था, ज्योग्राफिकली भी बहुत ज्यादा वेरिएशन था और एथनिकली भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा वेरिएशन था। अब सवाल ये आता है कि बाल्कन रीजन के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते थे, जिनको अपन आज इन देशों के नाम से जानते हैं, वो पहले बाल्कन रीजन के अंतर्गत आते थे। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है आपका कि कौन कौन सी जगह आती थी, जैसे रोमानिया है जिसको आज हम रोमानिया के नाम से जानते हैं, बुल्गारिया है, अर्मेनिया है, ग्रीस है, मैसेडोनिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया हर्जेगोविना है, स्लोवेनिया है, सर्बिया है और मॉन्टेनेग्रो है। ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आते थे। किसके अंतर्गत, बाल्कन रीजन के अंतर्गत। एक बार फिर से रिपीट करता हूं आपके लिए, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो। और यहाँ पर जो लोग रहते थे, जो यहाँ पर लोग इनहेबिट करते थे, यानी जो यहाँ पर निवास करते थे, जो यहाँ के इनहेबिटेट थे, उनको कहा जाता था स्लोवेस, SLAVS, स्लाव्स कहा जाता था उनको, SLAVS। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के आधार पर। यानी इस रीजन के अंतर्गत जितने भी अपन ने यहाँ पर ये जगह पढ़ी है, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया। ग्रीस से अगर आपको याद आ रहा हो तो एक क्वेश्चन बताना मेरे को कि ग्रीस जो था वो किसके कंट्रोल के अंदर था। ठीक है, वैसे तो यहाँ भी आगे आएगा लेकिन फिर भी आपको बताना है। तो इनको क्या कहा जाता था, यहाँ पर जो लोग रहते थे उनको SLAVS कहा जाता था। ठीक है, अब जो अधिकतर जो पार्ट था बाल्कन रीजन का, जो मैंने अभी आपसे सवाल पूछा था, जो अधिकतर पार्ट था बाल्कन रीजन का, वो किसके कंट्रोल में था, ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव के आधार पर, कौन से एम्पायर के कंट्रोल में था बाल्कन रीजन, जो अधिकतर जो हिस्सा था उसका किसके कंट्रोल में था, ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, वीडियो को आप स्किप ना करें, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें ताकि आपके दिमाग में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बिठाना चाह रहा हूं अच्छी तरह से बैठ सके और बोर्ड एग्जाम में फिर आप उसका अच्छी तरह से आंसर देके और अच्छे मार्क्स
गेन कर सके। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। अगर आपको लग रहा है कि आपके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंस का वीडियो नहीं है तो आप अभी भी क्या कर सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सारी चीजें सही चल रही है तो इसको कंटिन्यू लास्ट तक देखें। तो देखिए आगे इसके बाद में अब क्या कह रहा है, यहां पर कौन से आइडिया स्प्रेड होते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था इसी चैप्टर के अंदर, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। याद आया टॉपिक, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स, ठीक है। जिसके अंतर्गत अपन ने आर्टिस्ट और पोएट जो थे उनके अंतर्गत अपन ने क्या थिंकिंग पढ़ी थी कि भाई साइंस और जो रेशन है यानी जो तर्क है या जो विज्ञान है उनसे क्या कहता था कि वो मानते थे कि ये ज्यादा लोगों में क्या कर सकते हैं, नेशनलिज्म वाला सेंस जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आर्टिस्ट और पोएट जो थे उसके खिलाफ थे। उनका मानना था कि फीलिंग जो है वो इनके थ्रू ही, इनके थ्रू अपन ने पढ़ा था, जैसे म्यूजिक है, डांस है, लैंग्वेज है, उनके थ्रू क्या की जा सकती है, इमर्ज की जा सकती है। तो वो की वही चीज यहाँ पर क्या होती है, वही आइडियाज यहाँ पर क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं। उसके साथ साथ फिर क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन भी होने लग जाता है, ठीक है। किसके अंतर्गत, ओटोमन एम्पायर के अंतर्गत। यानी धीरे धीरे ओटोमन एम्पायर से जो टेरिटरी उसके कंट्रोल में होती हैं, धीरे धीरे वो टेरिटरी उससे क्या होने लग जाती हैं, अलग होने लग जाती हैं। कौन से एम्पायर से, ओटोमन एम्पायर से। कौन से रीजन की बात कर रहे हैं अपन, बाल्कन रीजन की बात कर रहे हैं। फिर क्या होता है, 19वीं सेंचुरी के अंदर ओटोमन एम्पायर का जो एम्परर है उसको लगता है कि शायद कुछ ना कुछ कहीं पर कमी रह गई, तो इसको अपने को क्या करना चाहिए, सुधारना चाहिए, इसको कुछ मजबूत बनाना चाहिए ताकि इनको दोबारा कंट्रोल में रखा जा सके। तो वही होता है, ओटोमन एम्पायर सोट टू स्ट्रेंथन थ्रू मॉडर्नाइजेशन एंड इंटरनल रिफॉर्म्स। मैंने कहा था कि अब यहाँ पर ओटोमन एम्पायर के अंदर एक मुहिम चलती है, क्या चलती है कि अपने को मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए और आंतरिक रूप से भी अपने एम्पायर के अंदर हमें क्या करने चाहिए, कुछ रिफॉर्म्स करने चाहिए। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, नहीं थोड़ी बहुत ही सफलता मिलती है, इतना ज्यादा उनको क्या नहीं मिलता है, सक्सेस नहीं मिलता है। किसको, ओटोमन एम्पायर को। कौन सी सेंचुरी के अंदर, 19वीं सेंचुरी के अंदर, ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सी सेंचुरी के अंदर, 19वीं सेंचुरी के अंदर ओटोमन एम्पायर के अंदर, मतलब ओटोमन एम्पायर को और मजबूत करने के लिए क्या करने का प्रयास किया जाता है, मॉडर्नाइजेशन करने का प्रयास किया जाता है, इंटरनल रिफॉर्म्स करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन इतनी सफलता नहीं मिलती है। जिस वजह से जो ओटोमन एम्पायर के अंतर्गत जितने भी यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज होती हैं, जो यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज होती हैं, वो एक एक करके, जैसे मैंने कहा था, वो क्या होने लग जाते हैं, ओटोमन एम्पायर से अलग होने लग जाते हैं, ठीक है। और अपने आप को क्या डिक्लेयर करने लग जाते हैं, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लग जाते हैं। कौन, जो यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज हैं। समझ में आ गया, सीधी सी बात है। यानी जिन यूरोपियन नेशनलिस्ट को उसने क्या कर रखा था, ओटोमन एम्पायर ने अपने कंट्रोल में ले रखा था, वो धीरे धीरे उससे अब क्या होने लग जाते हैं, अलग होने लग जाते हैं और अपने आप को एक एक करके इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लग जाते हैं। तो ध्यान में आया आपको, सीधा सा याद रखना है, बाल्कन रीजन को पाउडर केक ऑफ यूरोप कहा जाता है। बाल्कन रीजन जो था वो एक इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स बन जाता है। कैसे बनेगा वो आगे भी पढ़ेंगे अपन। फिर इसके अंतर्गत कौन कौन से आज के वर्तमान देश आते थे, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, हर्जेगोविना, ये जो अपन ने पढ़े, ये ध्यान रखना है आपको। बाल्कन रीजन किसके कंट्रोल में था, ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। फिर क्या हुआ, यहाँ पर जब धीरे धीरे रोमांटिक नेशनलिज्म वाले जो आइडियाज है यहाँ पर स्प्रेड हुए, तो धीरे धीरे यहाँ पर भी फिर क्या होने लग गया, वो इंडिपेंडेंट नेशन वाला, जो नेशन स्टेट वाला जो है वो कॉन्सेप्ट क्या होने लग गया, इमर्ज होने लग गया। अब ओटोमन एम्पायर को लगा कोई कमी रह गई, तो उसने मॉडर्नाइजेशन करने का प्रयास किया, इंटरनल रिफॉर्म्स करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। जिस वजह से धीरे धीरे अब ये जो यूरोपियन नेशनलिटीज जो थे वो उससे एक एक करके क्या होने लग गए, अलग होने लग गए और अपने को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लग गए। एज द डिफरेंट स्लेविक नेशनलिटीज स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, बाल्कन एरिया बिकम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। जैसे मैंने कहा कि भाई अब धीरे धीरे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने के लिए स्ट्रगल करने लग गए, तो एकदम से बाल्कन रीजन जो है ना वो किस तरह का एरिया बन गया, इंटेंसिव कॉन्फ्लिक्ट का क्या बन गया, एरिया बन गया। नहीं एकदम से यहाँ पर एक्सप्लोसिव जो सिचुएशन है वो क्या हो गई, क्रिएट हो गई। ध्यान रखना कौन से रीजन के अंदर, बाल्कन रीजन के अंदर। अब क्या होता है, द बाल्कन स्टेट्स वर फायरसली जेलस ऑफ ईच अदर एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी। जैसे मैंने कहा था ना, धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लग गया,
तो अब दिक्कत क्या होने लगेगी, इन्हीं के बीच क्या होने लग गए, कॉन्फ्लिक्ट होने लग गए। किनके बीच में, जो नेशनलिटीज जो थी या जो टेरिटरी थी, जो यूरोपियन जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया था, किसके कंट्रोल से, ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल से। अब उनके बीच ही कॉन्फ्लिक्ट होने लग गए। किस चीज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होने लग गए, यानी अब वो अपनी टेरिटरी को क्या करना चाहते थे, एक्सपेंड करना चाहते थे, यानी उसका विस्तार करना चाहते थे कि किस तरह से कोई ऐसी वीक टेरिटरी हो जिसको अपन मतलब उसके ऊपर हमला करके उसको अपने रीजन के अंदर क्या कर ले, मर्ज कर ले, ताकि अपन अपनी टेरिटरी को क्या कर सके, एक्सपेंड कर सके। तो अब उनके बीच ही क्या होने लग जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाते हैं। किनके बीच, जो टेरिटरीज ओटोमन एम्पायर से अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लग जाती हैं। अब इसके बाद में मैटर जो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अभी तो बाल्कन रीजन के अंतर्गत जो टेरिटरीज थी उन्हीं के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। अब और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैसे हुआ, जब जो बड़ी बड़ी जो बिग पावर राइवलरीज थी, ठीक है ना, समझ में आ गया, जैसे ब्रिटेन हो गया, रशिया हो गया, जर्मनी जो हो गए, अब वो भी इस क्षेत्र के ऊपर लगातार निगाह बनाए हुए थे कि कब अपने को मौका मिले और अपन इस क्षेत्र को अपने देश में मिलाकर और अपना क्या कर सके, एक्सपेंशन कर सके। तो वही था कि ड्यूरिंग दिस पीरियड इंटेंस राइवलरी अमोंग द यूरोपियन पावर ओवर। अब देखो राइवलरी किस किस चीज के बीच में थी, इन पावर के बीच, ट्रेड को लेकर, कॉलोनीज को लेकर यानी औपनिवेशों को लेकर, इसके अलावा नौसेना को लेकर, मिलिट्री सेना को लेकर, इनके बीच में बहुत ज्यादा क्या थी, राइवलरी थी। अब वो बिग पावर जो है कौन कौन सी, देखिए मैंने यहां बता रखा है, जैसे रशिया हो गया, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रो हंगरी हो गया, ठीक है ना। जो मैं बता रहा था आपको कि भाई वो बड़ा उत्सुकता दिखा रहे थे इस क्षेत्र के ऊपर कि कैसे अपने को मौका मिले और इस क्षेत्र के ऊपर अपन क्या करें, अपना अधिकार करके अपना क्या कर सके, एक्सपेंशन कर सके। तो वही लिखा हुआ मैंने, कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ द पावर्स ओवर द बाल्कन एंड एक्सटेंडिंग इट्स ऑन कंट्रोल ओवर द एरिया। यानी वो लगातार क्या कर रहे थे कि जो बाकी के जो बिग पावर है किस तरह से उनको काउंटर करें, उनका सामना करें और कैसे न कैसे करके उनको पराजित करके और पूरी तरह से बाल्कन एरिया के ऊपर अपना क्या कर लें, कंट्रोल कर लें। कौन सोच रही थी, सारी की सारी बिग पावर्स इस चीज के बारे में सोच रही थी। बाद में इसी का नतीजा क्या हुआ, इनके बीच बहुत सारे क्या होने लग गए, वॉर होने लग गए और आखिरकार फिर क्या हुआ आपका, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जितने भी रीजन थे उसमें से एक रीजन ये बाल्कन रीजन भी था, क्योंकि जितने भी बिग पावर्स थी वो सब इस रीजन के ऊपर अपना क्या करना चाहती थी, कंट्रोल करके और अपने रीजन को एक्सपेंड करना चाहती थी। इस वजह से फिर बहुत सारे इनके बीच वॉर्स होने लग गए और लास्ट में क्या हुआ, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। आगे बात में समझ में आपके कि कौन कौन सी बिग पावर कौन सी थी, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। किस चीज को लेकर राइवलरी थी ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्रेड को लेकर, कॉलोनीज को लेकर, नवल को लेकर, मिलिट्री को लेकर, बिग पावर कौन कौन सी मैंने बता दिया यहाँ पर। मेन वजह क्या थी, बाल्कन रीजन को अपने क्षेत्र में मर्ज करके उसको एक्सपेंड करना चाहते थे। तो क्या हुआ, इसके बाद में जो नेशनलिज्म अलाइन विद इंपीरियलिज्म, दोनों चीजें साथ साथ, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, इससे क्या हुआ, लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। यानी जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ वो इसी थिंकिंग की वजह से हुआ, नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म की वजह से। जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो में, मैं लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, क्वेश्चन बताने वाला हूं ऑब्जेक्टिव के आधार पर। बाकी पूरा का पूरा 5 मार्क्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान के चलें, 100% इसके बोर्ड एग्जाम में आने के क्या है, चांस है। तो वही चीज है। अब क्या होता है इसके बाद में 1914 के अंदर क्या हो गया, आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, लेकिन इससे एक फायदा भी हुआ। क्या हुआ, एंटी इंपीरियल मूवमेंट स्टार्ट हो गए। फिर क्या डेवलप होने लग गए, एंटी इंपीरियल मूवमेंट डेवलप होने लग गए, ठीक है ना। किस सेंस में, नेशनलिस्ट इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स। वही बात है, क्या होने लगे, जिन्होंने इनको अपना गुलाम बना रखा था, कॉलोनी बना रखा था, उनके खिलाफ इन्होंने क्या करने शुरू कर दिए, आंदोलन शुरू कर दिए। कारण क्या था, वही बात है, अपना इंडिपेंडेंट क्या चाहते थे, नेशन स्टेट चाहते थे कि भाई हमें जो है अब बहुत दिन रह गए हम एम्पायर के अंतर्गत रहते हुए, उसके कंट्रोल करते हुए, अब हमें क्या करना, अपना एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बनाना है। तो इस सोच के साथ हर जगह क्या होने लगे, जहां पर भी इन्होंने उनको क्या बना रखा था, अपना कॉलोनीज बना रखा था, चाहे वो एशिया में हो चाहे फिर वो कहीं भी हो, धीरे धीरे वहां पर एंटी इंपीरियल मूवमेंट स्टार्ट होने लग गए। किसके खिलाफ, जो भी एम्पायर था। जैसे अपन बात कर रहे हैं बाल्कन रीजन के अंदर कौन सा एम्पायर था,
ओटोमन एम्पायर था। मेन वजह जो थी वो ये थी कि सब अपना क्या चाहते थे, इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट चाहते थे, इंस्पायर्ड बाय ए सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी। वो तो है ही भाई, सामूहिक रूप से यानी सबकी जो नेशनल यूनिटी है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कलेक्टिवली सब क्या होनी चाहिए, उनकी आइडेंटिटी जो है वो कॉमन होनी चाहिए, जो अपन चैप्टर में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये था अपना बाल्कन रीजन वाला टॉपिक, जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने की बात करी। इसमें जो ऑब्जेक्टिव बताए उनके ऊपर गौर करना। पूरा जो टॉपिक है वो 5 मार्क्स का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे जो बिग पावर, उनके नाम कौन कौन से हैं, किन किन चीजों को लेकर उनके बीच में राइवलरी थी, समझ में आ गया। मेन वजह क्या थी उनके बीच में, बाल्कन रीजन को लेकर मेन वजह क्या थी उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होने की या राइवलरी होने की। उसके अलावा ये जो आपका बाल्कन रीजन था ये कौन से एम्पायर के कंट्रोल में था, क्या उस एम्पायर ने मतलब उस कंट्रोल को फिर से मजबूत करने के लिए कुछ नहीं किया तो क्या किया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इसके अंतर्गत बनने वाले हैं। एक बाल्कन रीजन के अंतर्गत आज वर्तमान में जो देश है वो कौन कौन से देश वहां पर आते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताना चाहता था वीडियो के लास्ट के अंदर। जो बच्चा कंटिन्यूस वीडियो के साथ रहा है उसको तो सारी चीजें क्लियर हुई होंगी और अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन क्या हुए होंगे, कंप्लीट करेंगे उसने और अच्छी तरह से उनको माइंड में रख लिया होगा, जो उसके बोर्ड एग्जाम में काम में आने वाले हैं। और जिन बच्चों ने कुछ समय के लिए देखा उनके लिए फिर डिफिकल्टी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ऑब्वियस सी बात है मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके आज जैसे मान लो दूसरा वीडियो आपके लिए बना रहा हूं ताकि सही समय पर आपको सारी चीजें मैं रिवाइज करा सकूं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर ना करना भूलें, क्योंकि आप लाइक और शेयर करने में भी क्या करते हैं, कंजूसी बरतते हैं। इसमें आपका कोई पैसा वैसा तो लगने वाला नहीं है, तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो ये था अपना आज का वीडियो। अगर आपको चीजें समझ में ना आए तो बार बार वीडियो को चला के देखें ताकि आपको सारी चीजें ढंग से समझ में आए। तो ये था अपना आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।